तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का एक चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, जो कि जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर ठीक से पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस पर थोड़ा फोकस करेंगे, अगर आप कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। कुछ टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आप उसको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ते हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा ये। हालाँकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह होते हैं, ट्रिक्स वगैरह से अगर आप पढ़ेंगे तो और ईज़ी होगा ये चैप्टर। जो आपको क्वेश्चन कराएँगे इसके अंदर जेईई के रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है 2022 या 23। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत ईज़ी होता है। इसमें आपको बहुत सारे ट्रिक बताएँगे, शॉर्ट ट्रिक बताएँगे। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें कुछ टॉपिक है, जो इस टॉपिक को आपको अगर पढ़ोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनेगा। जिसमें से देखिए सबसे ज़्यादा ये तो बाइनोमियल थ्योरम पर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, ये तो आपका बेसिक है, जो आपको एक्सपेंशन से रिलेटेड है, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म एंड फाइंडिंग कोफिशिएंट, खास करके फाइंडिंग कोफिशिएंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग कोफिशिएंट से क्वेश्चन हर बार आता है और ये बहुत ईजी होता है। अगर आप एक बार सीख जाओगे तो आपसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनेगा ये फाइंडिंग कोफिशिएंट, और गलत होने के भी चांसेस बहुत ही कम है इसके अंदर। तो कोफिशिएंट फाइंड करना आप अगर सीख जाते हो, जो कि आसान तरीका से हम बताएंगे, दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, इसमें से एक आसान तरीका है जो कि हम आपको ट्रिक के थ्रू बताएंगे, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो कोफिशिएंट से रिलेटेड है। अगर आपको कोफिशिएंट फाइंड करने आता है तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी आप फाइंड कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखिए ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है, बेसिकली देखोगे तो ग्रेटेस्ट टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या है कि आपको एक्सपेंशन करना होता है और किसी सर्टेन वैल्यू के लिए आपको पता करना होता है ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। तो ये हम लोग पता करेंगे किस तरह से ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करते हैं। फिर आ जाता है आपका एप्लीकेशन बाइनोमियल थ्योरम, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। देखिए डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में क्या है, एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो आपसे जरूर बनेगा। आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हर तरह क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बेसिक लेवल तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, इसके लिए हम आपको ट्रिक देंगे। अगर आप उस ट्रिक को ध्यान रखोगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। क्योंकि जो रेगुलर वे में जब ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंड ये थ्योरम पढ़ते हैं आप, तो आप उसमें थोड़ा आपको ट्रिकी लगता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन हम आपको जो तरीका बताएंगे उस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, तो वन ऑफ द इजीएस्ट ये क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करना। और आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ईजी फील करोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे बाइनोमियल थ्योरम इंडेक्स। देखिए बाइनोमियल थ्योरम इंडेक्स जो है, इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन कुछ कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली करोगे सॉल्व, वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो कई बार तो क्वेश्चन ही समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या कह रहा है। इसलिए इसमें थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। और सर्टेन जो होते हैं कुछ 10-12 लगभग कंसेप्ट है इसके अंदर, जो अगर आप ध्यान रख लेते हो, थोड़ा सा थोड़े फॉर्मूला अगर ध्यान रख लेते हो, थोड़े ट्रिक ध्यान रख लेते हो, तो ये सॉल्व करना होता है, आसानी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप मान लो कि यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर कोशिश करोगे समझने का, थोड़ा मेहनत करोगे, तो ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम इंडेक्स। ये थोड़ा देखने से, क्वेश्चन देखने से थोड़ा लगता है कि कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें समेशंस एंड सी नॉट माइनस सी वन सी टू सी वन सी टू इस तरह से यूज कर दिया जाता है। तो उससे हमें लगने लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है, पर ऐसा नहीं है। अब थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत करेंगे तो चीजें हो जाएगा। फिर आ जाता है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम जो है, मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब यहाँ पर ये है कि दो से अधिक टर्म रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखोगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसान होगा। तो देखिए तीन जो है, आपको जो यहाँ से तीन चार जो क्वेश्चन है, जो श्योर शॉर्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन बने ही बने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे ये वाली टर्म फाइंडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है, इसका हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और जनरल तरीका भी आसान है। तो दोनों तरीके में से कोई बना सकते हो। फिर आ जाता है ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखिए ग्रेटेस्ट टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है, इसकी भी आपको हम ट्रिक बताएंगे और आप इसको अगर ध्यान रखते हो, आप ट्रिक मतलब ये नहीं कि कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, हर जगह आप यूज कर सकते हो। तो ग्रेटेस्ट टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो। फिर आ जाता है आपका मल्टीनोमियल थ्योरम। इसके लिए हम आपको थोड़ा ट्रिक बता देंगे, तो आप इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो बाइनोमियल थ्योरम इंडेक्स है और डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है, इसमें आपको जो कंसेप्ट बताएंगे, अगर उस कंसेप्ट को आप ध्यान रख लेते हो तो आप श्योर शॉर्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली लो। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा। आप अगर मेहनत करते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। बाकी ये चैप्टर बहुत ईजी है, ट्रिकी है। ट्रिक से थोड़ा जाना ज़्यादा ईजी पड़ेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको आज इसी चैप्टर, इसी टॉपिक सबसे रिलेटेड जो जेईई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप जो भी मेथड पढ़े हैं
उस मेथड को भी आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर हम आपको जो बताने वाले हैं अगर आपको वो मेथड बेटर लगता है तो आप उस मेथड को ध्यान रखो, जो कि बहुत ईजी होगा। आपको इसमें जितने भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो सब आपको बताएंगे, बस आप इसको एक बार देखो, समझो और करो तो आपको ये चैप्टर ईजी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं, ये जेई का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 1/3x²। अब ये देखिए कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 2023, ठीक है, 2023 क्वेश्चन है अप्रैल वाले सेक्शन का। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली आपको कोफिशिएंट फाइंड करना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोफिशिएंट फाइंड करने आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए कोफिशिएंट फाइंड करने का दो तरीका है, हम आपको दोनों तरीका इसमें बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो दो प्रोसेस है, पहले हम लोग सिंपल प्रोसेस चलते हैं जो जनरल प्रोसेस है, उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। अगर आप उस ट्रिक से सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला तो ये है कि आपको जब आप इस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू एक्स पावर आर, ठीक है, n माइनस आर इंटू एक्स पावर आर। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो है ये किस पर बेस्ड है, a प्लस एक्स के पावर n, a प्लस एक्स के पावर n अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मिलेगा आपको NCR a टू द पावर n माइनस आर और x टू द पावर r, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, x हो गया सेकंड टर्म, n मतलब पावर और r जो है ये क्या बताएगा, टर्म्स को बताएगा। अब देखिए कोफिशिएंट जब फाइंड करना होता है तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये नहीं पता कि जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें x पावर 5 जो है किस पोजीशन पे आएगा, या आएगा भी कि नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि x पावर 5 जो है इसके अंदर आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, चेक करना होगा कि x पावर 5 है या नहीं है। हम आपको यहाँ पर दोनों चीजें बताएंगे कि किस तरह से कि आप पता करोगे कि ये कोफिशिएंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड कैसे किया जाएगा। तो देखिए आपको जनरल फॉर्मूला पहले आना चाहिए, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर एक्स टू द पावर आर। तो अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि जैसे ये फॉर्मूला को यूज करो और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा होगा, एन सी आर मतलब 5CR। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2x क्यूब के पावर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 माइनस आर, और ये हो जाएगा -1/3x² का होल पावर क्या हो जाएगा आर। ये देखिए ये हो गया आपका टी आर प्लस 1। अब यहाँ पर समझिए कि टी आर प्लस 1 जो आप लिख लिए तो आप इसको करना क्या है, जब भी आप कोएफिशिएंट फाइंड करो तो आप ये ध्यान रखो कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको आप एक साथ करो और जो वेरिएबल है यानी x है उसको आप एक साथ करो। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5CR, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस आर, ये मिलेगा आपको -1/3 पावर आर, और x वाले टर्म को हम लोग क्या करना है, एक साथ करना है। तो x वाले टर्म को एक साथ करोगे तो देखो ये 3 है, तो 3 से क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप ये बेसिक चीज पढ़े होंगे, a के पावर m का होल पावर n क्या होता है, a के पावर m इंटू n। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 15 माइनस 3r इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, x के पावर 2r। तो देखिए ये 2 नीचे है तो इसलिए 2r हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए इसको लिख लेंगे आप 5CR, ये हो जाएगा 2 पावर 5 माइनस आर, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1/3 पावर आर। तो ये x कितना हो जाएगा आपका 15। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये मिलेगा 15 माइनस 5r। अब ये आ गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि जब भी आप ये पूरा सॉल्व कर लेते हो तो लास्ट में आपको ये देखना है, ये जो x है, x का जो पावर आया सभी x को एक साथ करने के बाद ये पावर को जो आपका जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसके पावर से इक्वेट करना है। तो देखिए इसके पावर कितना है 15 माइनस 5r, यहाँ पर इसके पावर में क्या लिखा हुआ है 15 माइनस 5r। तो ये जो 15 माइनस 5r है इसको क्या करना है, आपको इक्वेट करना है। किससे इक्वेट करोगे, तो यहाँ पर ये जो पूछा जाएगा इसके पावर से इक्वेट करोगे। जैसे यहाँ पूछा गया x पावर 5 तो 5 से इक्वेट करोगे, जो भी पूछा जाएगा x पावर -5 पूछा जाएगा तो -5 से इक्वेट करो। तो यहाँ पर हम लोग को 5 पूछा गया तो 5 से इक्वेट करो, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5r, और ये मिलेगा 10 इज इक्वल्स टू 5r, यानी r के वैल्यू कितना आ गया 2। तो देखिए r के वैल्यू 2 आया, इसका मतलब कि r के वैल्यू 2 का मतलब क्या होगा 2 प्लस 1, यानी थर्ड टर्म में ये x पावर 5 आने वाला है। तो बेसिकली आप एक बात और यहाँ से समझ सकते हो कि जब भी आप कोफिशिएंट फाइंड करो और r के वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है
तो उस केस में समझ जाओगे कि ये कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके एक्सपेंशन में। जैसे मान लो आपका आर के वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया या आर के वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब होता है कि ये जो आपको पूछा गया x⁵ इस एक्सपेंशन में नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हो कि उस टाइम में कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आर के वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर आया तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करेगा, तो आप कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जब आप इसके कोफिशिएंट फाइंड करोगे तो क्या होगा, तो बेसिकली कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है, ये x⁵ हो गया, और ये जो टर्म्स है ये क्या बन गया, इसका कोफिशिएंट बन गया। तो देखिए अगर आप इसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁵ हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 5c2, ये मिलेगा आपको 2⁵ और ये हो जाएगा -1/3 पावर 2। तो देखिए r के जगह पर आप क्या करो, 2 पुट कर दो हर जगह। अब ये x⁵ 15 - 5r है, तो ये कितना हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r पुट करेंगे तो मिलेगा x⁵, क्योंकि यहाँ पर r के लिए 2 पुट करोगे तो 5 × 2 10, 15 - 10 गया तो 5, तो x⁵ आ गया। तो हम लोग को तो कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका मतलब आप ये x⁵ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली यही है। तो अब इसको सॉल्व करोगे हम लोग, तो देखिए 5c2 को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी कॉम्बिनेशन को, आप थोड़ा बहुत इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन तो यूज होगा ही, तो कॉम्बिनेशन को अगर आप पढ़े होंगे तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे 5c2 को सॉल्व करना है तो इसको लिखना होता है 5 × 4/2 × 1। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करोगे, 5 को 2 टाइम्स अरेंज कर दो, 5 × 4 / 2 × 1। तो यहाँ पर 5c2 कितना हो जाएगा आपका, 5 × 4 / 2 × 1। नाउ 2 के पावर 5 - 2 है, ये हो जाएगा 2 पावर 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -1/3 के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/9। तो बेसिकली देखिए 2 से ये 2 गया, तो आपको कितना मिलेगा, 2 4 जा 2 के पावर क्यूब कितना हो गया 8, 8 2 जा 16, 16 × 5 80, तो 80/9, यानी कोफिशिएंट ऑफ x⁵ कितना हो गया 80/9। अब यहाँ से समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना इजी है। अगर आप इस ये मेंस के क्वेश्चन है, अभी 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, और फिर भी आप देख सकते हो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन को बनाना कोई बहुत टफ काम नहीं है। तो देखिए एक तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस आप सॉल्व कर सकते हो। एक प्रोसेस और है जो कि बहुत इजी होता है, ट्रिकी है, अगर आप उस ट्रिक को ध्यान रखोगे आपसे क्वेश्चन श्योर शॉट बनेगा। तो हम यहाँ पर जब भी आपको कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो इस प्रोसेस हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो एक प्रोसेस हम लोग लगाएंगे, अगर आप उस प्रोसेस को ध्यान रख लेते हो तो आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकेंड प्रोसेस। तो देखिए सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो प्रॉब्लम्स है सेकंड प्रोसेस में कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। यहाँ पर एक आपको चीजें ध्यान क्या रखना है, जैसे कभी भी कोई टर्म्स लिखा हुआ है ax + axp bx³ ठीक है, पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, axp + bx³ का होल पावर कितना है, n है, और आपको बोला गया इसमें कि r के वैल्यू फाइंड करना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मेन है वो तो यही है ना कि r के वैल्यू फाइंड करना है। आप कर क्या रहे हो, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो r के वैल्यू फाइंड कर रहे हो, आर के वैल्यू आपको पता चल रहा है, उसके बाद कोफिशिएंट निकल जा रहा है। तो आर को सॉल्व करने में थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। इस आर को अगर आप ट्रिक से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही आसान होगा। तो आपको करना क्या है, axp + bx³ मतलब क्या हो गया कि x और ये जो x है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यहाँ पर दोनों को न्यूमरेटर में रखना है आपको। अगर यहाँ पर जैसे दे रखा है x³ तो इसका मतलब p के वैल्यू 3 हो जाएगा, और ये नीचे में x² इसका मतलब q के वैल्यू -2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी आपको कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसको यहाँ पर लिखना है 5 = 2। यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है इसको मान लो x के पावर सपोज कुछ भी है, मान लो z है, तो x के पावर z है, तो यहाँ पर लिख लेंगे z = n - r × p + qr, n - r × p + qr। अगर आप इसको यूज करोगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप ट्रिक लगाओगे तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ही काम का है, और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है x⁵, तो इसको लिख लेना 5 = यहाँ पर हो जाएगा 5 - r इंटू एक्स के पावर कितना है तो 3 प्लस ऑफ, यहाँ पर देखिए x ये x² है, ये पावर क्या है 2 है, लेकिन ये न्यूमरेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या होगा -2 × r।
यहाँ से मिलेगा आपको 5 इज इक्वल्स टू जो गया 15 माइनस ऑफ 5r, और ये 5r इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10, तो r का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 2। और यहाँ से देखिए बहुत ही आसानी से r का वैल्यू आ गया। अब इससे फास्ट आपको नहीं हो सकता उस प्रोसेस से, तो ये बहुत ही आसानी से r के वैल्यू 2 आ गया। अब कोफिशिएंट आप फाइंड करोगे तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 5c2, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 2, और ये मिलेगा माइनस ऑफ 1/3 की पावर 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5c2 का वैल्यू हो जाता है 5 इंटू 4/2 इंटू 1, ये हो जाएगा 8 इंटू 1/9, और इसको सॉल्व कर दो 2 4 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 80/9, और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाते हो तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी 2023 का क्वेश्चन है। और देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करोगे, तो देखिए आपको हम जो ट्रिक बताएं उसको आप ध्यान रखो, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए किसका पूछा गया x पावर 18, तो आप क्या लिखोगे 18 इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 15 माइनस, यहाँ पर देखिए 15 माइनस आर इंटू पी, तो एक्स पावर 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 4, प्लस ऑफ ये x 1/x³ है तो आप क्या लिखोगे इसको -3, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 इंटू आर। मैं इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 7r, और यहाँ से आपको मिलेगा 15 है ना यहाँ पर, सॉरी, तो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा 60। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर, जो ये भी जेई का क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2023 का क्वेश्चन है, और प्रीवियस क्वेश्चन देखो तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये जो है बहुत ही इजी है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे समझो। यहाँ पर आपको क्या करना है, पूछा क्या है x पावर 18 का कोफिशिएंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे 18 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस आर इंटू पी यानी इंटू 4, प्लस ऑफ ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू आर, क्योंकि ये 1/x³ है तो ये ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -3 इंटू आर। अब इसको सॉल्व कर लो तो 18 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 माइनस ऑफ 4r माइनस ऑफ 3r, ये कितना मिला आपको 7r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42, यानी r का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 6। तो देखिए बहुत इजी वे में आप r का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब r का वैल्यू आ गया, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 से 6 x के पावर 4 का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो उसको रहने दो, क्योंकि 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 15 माइनस 6 चाहो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है तो इसको लिखना है आपको -1 के पावर 6। ठीक है, यहाँ -1 को इसलिए लिखना है कि अगर ऑड पावर रहेगा तो माइनस कर देगा, लेकिन यहाँ पर इवन पावर है तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एक देखोगे तो 15 से 6, तो कई बार तो आपका आंसर इसी फॉर्म में हो जाएगा तो आपका ये आंसर हो गया। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया है तो आप इसको क्या करो सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 15 6 को आप लिखोगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 6 5 4 3 2 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि बेसिकली 15 से 6 है इसको हम लोग अरेंज करते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो देखो 5 और 3 से ये 15 जाएगा, 6 और 2 से ये 12 जाएगा, और 4 से आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो थोड़ा बहुत, ये हो जाएगा 2, दिस वन इज 7, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 5। आपको क्या मिला कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 91 इंटू 55। तो 91 को 55 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 91 को अगर 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 9 5 जब 45, दिस वन इज 4 5 5, तो आपका आंसर होगा 5005। तो 5005 यानी इसका आंसर हो जाएगा 5005। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या है, इजी है। मेंस के लिए देखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है
और इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 इन ax माइनस 1 बाई bx स्क्वायर के पावर 13 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर माइनस 5। तो यहाँ पर आपको दो कोफिशिएंट है, देखिए एक कोफिशिएंट ये है और एक इसका कोफिशिएंट चाहिए, और आपको बोला गया यहाँ पर कि ये दोनों इक्वल है, तो a पावर 4 b पावर 4 के वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन 2023 का ही है। अभी हम लोग 2023 का ही क्वेश्चन सभी कर रहे हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या आपको कोफिशिएंट निकालने आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको कोफिशिएंट जो भी आप पिछला क्वेश्चन किए थे, उससे पिछले क्वेश्चन किए थे, सेम वे में चलेगा। बस लास्ट में क्या करना है, आपको दोनों को इक्वल करके एक रिलेशन फाइंड करना है ए और बी के बीच में, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे समझिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली जब इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर जो सोल्यूशन करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ए एक्स माइनस ऑफ 1 बाई बी एक्स स्क्वायर के पावर 13 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 फाइंड करेंगे। तो पहले देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या होगा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कि 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मिलेगा 13 माइनस आर इंटू पी, एक्स की पावर कितना है 1, तो इंटू 1 प्लस ऑफ ये मिलेगा -2 इंटू आर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा -2, तो -2 इंटू आर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 3r, तो आपको क्या मिलेगा 3r इज इक्वल्स टू 6, आर का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इस r के वैल्यू 2 के लिए आप कोफिशिएंट फाइंड कर लो। तो देखिए इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लो। तो यहाँ पर देखिए जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 13c, देखिए r की वैल्यू कितना है 2, तो 13c2। नाउ a के पावर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2, और -1 बाई b के पावर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 13c2 को आप सॉल्व कर लो, तो 13 इंटू 12 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, a के पावर कितना मिलेगा आपको 11 और 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6। तो 13 इंटू 6 कितना मिलेगा आपको 78 इंटू ए के पावर 11 बाई बी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7, x के पावर 7 का कोफिशिएंट आ गया। अब हम लोग क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर -5 फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं -5 को फाइंड करना है, तो इस तरह से ही सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, कोफिशिएंट को ध्यान रख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ जब फाइंड करोगे तो क्या होगा, तो नेक्स्ट जो आपका ये है कि अगर आप इसके लिए फाइंड करो, तो नेक्स्ट क्या है आपका ए एक्स प्लस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर की पावर कितना है आपका 13। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन फाइंड करना है किसका -5 का। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे -5 इज इक्वल्स टू 13 माइनस आर इंटू पी। तो देखिए एक्स के पावर कितना है 1, ठीक है, एक्स का पावर कितना दिया है 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस ऑफ क्या लिखोगे आप -2 इंटू आर। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3r। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो r का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 6, r का वैल्यू 6 आ गया। अब इस r के वैल्यू 6 के लिए आपको क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखो r के वैल्यू 6 के लिए आप कोफिशिएंट फाइंड करोगे तो क्या होगा, इस कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आया है आपका 78 a पावर 11 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x के पावर 7 का कोफिशिएंट है ये। अब देखिए कोफिशिएंट, हाँ यहाँ पर नेक्स्ट अब हम लोग को देखना है यहाँ पर x के पावर -5 का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर -5। तो देखिए अब कोफिशिएंट फाइंड करोगे, r के वैल्यू कितना है आपको 6 आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफिशिएंट 13c6। क्या हो जाएगा 13c6, और आपको यहाँ से मिलेगा 13c6 इंटू ए पावर 13 माइनस 6 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई बी है, तो ये आ जाएगा 1 बाई बी की पावर 6। तो आपको फाइनली क्या मिला 13c6, ये आ जाएगा a टू द पावर 7, और ये मिलेगा 1 बाई बी के पावर 6। तो देखिए ये जो कोफिशिएंट आया ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोला गया है कि r इक्वल, क्या बोला गया r इक्वल, इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों को इक्वल करना है। तो देखो इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो समझिए जब इसको आप सॉल्व करोगे इक्वल कर दो, तो इक्वल करने से जो आपको मिलेगा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से,
तो देखिए 13c6 इज इक्वल्स टू इंटू ए के पावर 7 इंटू 1 बाई बी के पावर 6 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वहां से देखिए आप, तो 78 इंटू ए पावर 11 बाई बी पावर 2। ना आप जो कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल करो। तो देखिए जब आप कैंसिल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस बी स्क्वायर से यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, इस ए पावर 7 से यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, 13 से 6 को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 13 से 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, इंटू 8। 13 12 11 10 9 8 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, 6 5 4 3 2 1 इंटू ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाई बी के पावर 4 इज इक्वल्स टू 78 ए के पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको क्या करना है, आपको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए फर्दर जो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ से 6 और 2 से ये 12 कैंसिल करो आप। इसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो 5 से ये 2 हो जाएगा, 4 से दिस वन इज ऑल्सो 2, इसके बाद 3 से ये आपका आ जाएगा 3। आपको क्या मिला, ये मिला 13 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बी पावर 4 इज इक्वल्स टू 78 इंटू ए की पावर 4। ना 13 से आप इसको कैंसिल करो तो क्या मिलेगा आपको, 13 से ये आ जाएगा 6, 6 से ये आ जाएगा 2, तो आपको क्या मिला 22 बाई बी के पावर 4 और इज इक्वल्स टू क्या हो गया ए के पावर 4, यानी 22 इज इक्वल्स टू ए पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा बी पावर 4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि ए के पावर 4 बी के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो ए पावर 4 बी पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया 22। अब आप यहाँ समझ सकते हो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आपको, तो आपको बस कोफिशिएंट निकालने आना चाहिए। अगर आपको कोफिशिएंट निकालने आता है तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखा है आप लोग, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन ax स्क्वायर प्लस 2b इतना, इसके बाद बोला जा रहा है x पावर -7 के लिए आर इक्वल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी क्या है कि आपको दोनों कोफिशिएंट को क्या बोला गया है, इक्वल करना है। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन किए आप और ये क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको सेम तरह के दोनों क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा कैलकुलेशन होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी 2023 का है और आप इसको देख सकते हो। तो सभी क्वेश्चंस हम लोग जो भी कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी कोफिशिएंट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा है x पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई 2bx का पावर कितना है 11। अब यहाँ पर क्या निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 निकालना आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा 11 माइनस आर इंटू पी मतलब 2 प्लस ये हो जाएगा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो -1, क्योंकि x के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 इंटू आर आपको मिलेगा 7 इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2r, यानी 22 माइनस बेसिकली 3r हो जाएगा। ठीक है, -2r माइनस r क्या हो जाएगा -3r। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। तो 3r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22 माइनस 7, यानी 3r इक्वल्स टू 15। तो r के वैल्यू क्या मिलेगा आपको 5। ठीक है, r की वैल्यू मिल गया, आर के वैल्यू आपको 5 मिल गया। अब आर के वैल्यू जो 5 मिला इसके हम लोग कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 हो जाएगा, आर के वैल्यू आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 11c5 ये आ जाएगा a टू द पावर 11 माइनस 5 और ये मिलेगा आपको 1 बाई 2b की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 11c5 को अभी रहने दो, 11c5 ये हो जाएगा a टू द पावर 6 और ये मिलेगा आपको 1 बाई 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 का वैल्यू होगा 32, तो आपको मिल जाएगा 32 b के पावर 5। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया a के पावर x पावर 7 का कोफिशिएंट, x पावर 7 का कोफिशिएंट का वैल्यू ये मिल गया आपको। अब हम लोग को क्या देखना है कि x पावर -7 का कोफिशिएंट क्या होगा इसके अंदर। तो इसको समझते हैं कैसे फाइंड करोगे आप। तो देखिए x पावर -7 के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो समझो क्या होगा। तो x पावर -7 के लिए भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर आपको दे रखा है ए एक्स माइनस ऑफ 1/3bx² पे पावर कितना है 11। तब आपको इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट जो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका निकालना आपको, x पावर -7 के लिए तो r फाइंड करेंगे। तो -7 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा 11 माइनस r इंटू एक्स के पावर कितना है 1, तो 11 माइनस r इंटू 1 प्लस ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर है तो -2 इंटू r, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा -2, तो यहाँ पर मिलेगा -7 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3r और ये हो जाएगा 3r इज इक्वल्स टू 18। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6, r की वैल्यू 6 आ गई। अब इस r के वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए ये जो कोफिशिएंट है इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो अब देखिए इसका जो कोफिशिएंट आया आपका ये आया 11c5 a टू द पावर 6 इंटू 1/32 b पावर 5। तो ये जो कोफिशिएंट आया ये आ गया किसका, x पावर 7 का। अब हम लोग को देखना है x पावर -7 का। तो देखिए -7 का कोफिशिएंट निकालते हैं। तो -7 का कोफिशिएंट जो होगा वो समझिए क्या होगा, x पावर -7। तो अब x पर -7 के कोफिशिएंट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 11c6, क्योंकि r की वैल्यू 6 आया आपका, a के पावर क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस ऑफ 1/3b का होल पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है -1/3b, -1/3 पावर 6 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 11c6 a पावर 5 और ये हो जाएगा माइनस का पावर इवन है तो प्लस ही हो जाएगा। तो बेसिकली मिलेगा आपको 1/3 पावर 6, 3 पावर 6 इंटू b पावर 6। ठीक है, 3 पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 पावर 6 का वैल्यू हो जाएगा 729। तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो 11c6 a पावर 5 इंटू 1/729 इंटू b पावर 6, ये आ गया। तो ये जो आ गया आपका, ये क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x पावर -7 आ गया। अब हम लोग को बोला गया क्वेश्चन में कि दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, दोनों को इक्वेट करना है। तो इक्वेट कर दो। तो देखो इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, तो इक्वेट करना है, ये कोफिशिएंट आ गया, ये कोफिशिएंट किसका है x पावर 7 का और ये कोफिशिएंट किसका x पावर -7 का, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो देखो इक्वेट करोगे तो क्या होगा 11c6 इज इंटू a पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा 1/729 b पावर 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू है 11c5, ये हो जाएगा आपका a पावर 6 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 32 b पावर 5। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर हम लोग दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए फर्दर आप सॉल्व करते हैं इसमें तो क्या होता है। तो बेसिकली जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11c6 है और ये क्या है 11c5 है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये सब के लिए अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत फॉर्मूले होते हैं, अगर आप उसको ध्यान रख सकते हो तो वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। अगर आप पढ़े होगे जैसे एक होता है NCR बाई NCR-1 इज इक्वल्स टू होता है n-r+1 बाई r। अगर आप इसको जानते हैं तो ये आपको सॉल्व करना थोड़ा और इजी होगा। NCR बाई NCR-1 इज इक्वल्स टू क्या होता है n-r+1 बाई r। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा है NCR, यहाँ नीचे में क्या है उससे एक कम, मतलब अगर ये 11c6 है तो 11c5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ये लिख सकते हो। ये लिखते कैसे ये समझ लो। बेसिकली ये जो लिखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझो, एक बार समझ लो क्योंकि कई जगह यूज होगा तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा सॉल्व करना। तो NCR-1 है तो इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का क्या करना है डिफरेंस, यानी यहाँ पर आप जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज को तो इसका मतलब होता है n-r-1। ठीक है, देखिए इस दोनों का हम लोग क्या किया डिफरेंस, ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये जो आपको है लिखा हुआ ये सीधे सीधे r। अब इसको सॉल्व करके देखो n-r+1 बाय r और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या समझे कि आपको बेसिकली कि n-r+1 बाय r जो आया है वो कहाँ से आया है, तो इस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये r। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, जैसे हम एग्जांपल समझ जाते हैं आपको। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 10c4, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 10c3, बोला इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखिए आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान रखते हो तो बहुत ही आसान है। तो करना क्या है, इस फॉर्मूले के पीछे मत पड़ना कि ये क्या होगा नहीं होगा, आपको सिंपली ही अगर ये ऐसा दिखता है 10c4 और 10c3 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10-3, यानी इस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो अब ये बहुत फास्ट हो जाओगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हो तो।
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को कई लोग रटते हैं, रटना उठना नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको बस यूज कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। अब यहाँ पर देखिए इस कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पर इस कंसेप्ट को यूज इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है, तो इसको इतना सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लोगे इसको 11c6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 11c5, ठीक है, इनटू a की पावर 5 है तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से एक बच जाएगा, b पावर 5 से यहाँ से कैंसिल करो तो एक b बच जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/729b इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा a/32, ये आपका आ गया। अब इसको देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं, 11c6 है, ये क्या है 11c5, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 - 5 डिवाइडेड बाय दिस वन 6, तो 6 आ गया, इनटू क्या हो जाएगा 1/729b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a/32। ना आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये आ जाएगा 11 - 5 आ जाएगा 6/6, ये मिला इनटू 1/729 ab इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर आपका b है तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया a/32। नाउ अब यहाँ से देखिए 6 से 6 गया तो आपको क्या मिला 729 ab, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इक्वल्स टू 32, 729 ab इक्वल्स टू कितना है 32, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 729 ab 32 है, तो आंसर हो जाएगा 729 ab - 32 इक्वल्स टू 0। तो आपसे यही रिलेशन पूछा जा रहा था कि ab के बीच में रिलेशन निकालो, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, बस आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आप इसको नोट करो और समझो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज 376, तो आपसे कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या होगा। अब ये देखिए 2023 का ही प्रॉब्लम चल रहा है, ये क्वेश्चन भी इसी का है, 2023 का ही है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म थ्री टर्म्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसके कोएफिशिएंट का सम जो है वो कितना रहेगा 376, देन आपको पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या होगा। तो बेसिकली देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 जो है यानी कोएफिशिएंट से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग तरह का है। अब इसका कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, r चाहिए, क्योंकि बिना r के तो आप सॉल्व कर नहीं सकते। अब r जब निकालने के लिए जाओगे तो ये एक n अननोन है ऑलरेडी यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, पहले आपको n फाइंड करना पड़ेगा, और n फाइंड करने के लिए ये दे रखा आपको यहाँ पर जो सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात किया है, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, वो सिर्फ n को सॉल्व करने के लिए है। अगर आप n सॉल्व कर लेते हो तो आपको r तो निकालना सिखाई दिया हम इजी वे में, तो उसको आप यूज करोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बोला गया सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी क्या बोला, फर्स्ट थ्री टर्म्स का मतलब होता है t1 + t2 + t3, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट। अब इसका कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है। देखिए कोएफिशिएंट फाइंड करना मतलब r के वैल्यू फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। द फर्स्ट टर्म के लिए, क्योंकि आपको याद होगा हम लोग क्या यूज करते हैं, tr + 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है ncr a टू द पावर n - r x टू द पावर r, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो r की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है तो उससे r की वैल्यू एक कम लेना होता है। तो r की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, r की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा, और r की वैल्यू आप 2 लेंगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगा, ठीक है। यानी हमें r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 के लिए सॉल्व करना है। तो r की वैल्यू 0 के लिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए ये हो जाएगा nc0 a पावर, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको n, एक पावर n, जो कोएफिशिएंट ही फाइंड करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए ये जाएगा x पावर 0 हो जाएगा, t2 निकालेंगे तो t2 का मतलब क्या होता है nc2 a के पावर n - 2 x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखिए t1 फाइंड करना है, तो t1 के लिए r की वैल्यू क्या लोगे आप 0, ठीक है, t2 के लिए r की वैल्यू क्या लोगे आप 1, और t3 के लिए r की वैल्यू क्या लोगे आप 2। now अब यहाँ पर क्या करना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। कोएफिशिएंट जब फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको समझिए, यहाँ से हो जाएगा ये nc0, ठीक है, इसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो nc0 यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो हमारा टर्म है x - 3/x² के पावर n, तो बेसिकली देखिए x का वैल्यू के यहाँ पर कितना है, कोएफिशिएंट 1 ही है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -3 है, तो बस इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये तो 1 है, तो 1 के पावर क्या हो जाएगा n - 0, और यहाँ पर क्या मिलेगा -3/0, ठीक है, प्लस r के वैल्यू 1 के लिए आप सॉल्व करें, r के वैल्यू 1 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा nc1
यहाँ पर हो जाएगा 1 के पावर n-1 और -3 पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मिला आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, r की वैल्यू 2 के लिए सॉल्व करना है। तो r की वैल्यू 2 के लिए सॉल्व कर दो। तो देखो r की वैल्यू 2 के लिए जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा nc2, ये हो जाएगा 1 के पावर n-2 इंटू -3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या दिया आपको, 376। ठीक है, 376 दिया, सम दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए nc0 वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। 1 की पावर कुछ भी लिखो, 1 इंटू -3 पावर 0 1 प्लस nc1 का वैल्यू कितना होता है, n, ये हो जाएगा n 1 की पावर समथिंग तो 1 ही होगा, और ये क्या मिलेगा आपको -3। nc2 का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, nc2 फॉर्मूला भी लगा सकते हो या डायरेक्ट वे में लिख सकते हो nc2 को n इंटू n-1 बाई 2 इंटू 1। 1 के पावर कुछ भी रहे 1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 376। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए ये तो 1 आ गया आपका, प्लस ये हो जाएगा -3n प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 इक्वल्स टू मिला आपको 376। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो 1 को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा आपको -3n प्लस ऑफ 9n स्क्वायर माइनस 9n बाई 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 375। ठीक है, देखिए ये 1 इधर आया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 376 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 375। नाउ फर्दर सॉल्व कर लो तो देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3n है, ये 9 है तो 3 कॉमन भी ले सकते हो। 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा -n प्लस ऑफ ये जाएगा 3 इंटू n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 375। ना इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे आप तो आपको मिलेगा 125। ठीक है, 125 आ जाएगा। ना अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या किया हम लोग, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकालना था, कोफिशिएंट का सम, तो कोफिशिएंट का सम ये आ गया। ये वैल्यू कितना दिया 376। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए और हमें ये मिल गया इक्वेशंस। अब हम लोग को इसको फर्दर देखना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 2n, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 125। ना इसको आगे सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 है ना। 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 250। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 5n माइनस ऑफ 250 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए ये जो मिला आपको ये क्या आ गया आपका इक्वेशंस आ गया, और इस इक्वेशंस में क्या हो गया ये क्वालिटी इक्वेशन है। आपको इस क्वालिटी इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, समझना होगा कि इसको हम लोग को फैक्टर करके देखना होगा कि n का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली क्या समझे कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं है, n निकल जाएगा तो फिर क्वेश्चन भी फाइंड हो जाएगा। अब n के लिए हम लोग को यहाँ पर देखिए तो 3 इंटू 250 हो जाएगा 750। अब उसको ब्रेक कर लो तो मिलेगा आपको 25 और 30, तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 30n प्लस ऑफ 25n माइनस ऑफ 250 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n कॉमन ले लो, 3n कॉमन ले लो बेसिकली, तो आ जाएगा n माइनस 10 प्लस 25 कॉमन लो तो n माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ से मिला आपको 3n प्लस 25 और ये मिला आपको n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो n के वैल्यू कितने आ गए, दो वैल्यू आया -25/3 और एक आया 10। तो ध्यान रखना है -25/3 नहीं हो सकता क्योंकि n जो है ये आपका नेगेटिव नहीं आएगा, ये फ्रैक्शनल भी है बेसिकली, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, n के वैल्यू 10, n के वैल्यू 10 जो है ये हमारा n हो गया। अब ये आ गया सारा चीज, तो इसका मतलब कि हम लोग क्या देखें कि हमें जो n अननोन था n आ गया। तो आपको ये इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस 3/x स्क्वायर की पावर कितना आ गया 10। अब आपको क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या होगा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हो भाई, तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 4 इज इक्वल्स टू 10 माइनस r इंटू एक्स का पावर कितना है 1 इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ऑफ -2 इंटू r क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा -2। तो 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा 10 माइनस 3r, तो 3r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, तो r का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2, r का वैल्यू 2 मिल गया। अब इस r के वैल्यू के लिए हम लोग को क्या निकाल देना है, कोएफिशिएंट। तो निकाल देते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। तो देखिए x के पावर 4 का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा यानी कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 10c2 इंटू 1 के पावर 10 माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो आपको इसको सॉल्व कर लो
10 C2 का वैल्यू होता है 10 इंटू 9/2 × 1, ये हो गया 1, ये हो गया 9। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इसको कैंसिल करो तो 5 वो 81 इंटू 5, 81 इंटू 5 करोगे तो 5 और 8 5 जब 40 यानी 405, तो 405 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या समझे, ये जो क्वेश्चन था बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा लेंदी था बेसिकली, लेकिन अगर आप कोफिशिएंट निकालना जानते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन से रिलेटेड आप देख सकते हो कि कितना वेरिएशंस है, तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि कोफिशिएंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन को ध्यान रखो, क्वेश्चन को बनाओ। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको इसमें बोला गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 एंड x पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसका डिफरेंस चाहिए उसको, ठीक है। तो डिफरेंस ये निकालना है, ऑब्वियसली 2023 का क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर देखो कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, तो मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये सब पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप एग्जाम के अंदर बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 एंड x पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² प्लस 1/2x तो पावर 11 इज। तो देखिए इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो देखिए 2x² प्लस 1/2x के पावर 11 है, तो इसका कोफिशिएंट आप फाइंड करो। तो पहले हम लोग निकालते हैं 10 के लिए, है ना, 10 के लिए कोफिशिएंट निकालते हैं x पावर 10 के लिए। तो x पावर 10 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 इज इक्वल्स टू x पावर 2 है तो यह जाएगा 11 माइनस r इंटू 2, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ x को ऊपर ले जाओगे तो -1 इंटू r। देखिए x पावर कितना है 1, ऊपर जाकर क्या मिलेगा -1, तो 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा 11 माइनस 3r, तो 3r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो सॉरी 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, तो ये आ जाएगा आपका 12। r का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 4, r का वैल्यू 4 आ गया। अब इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं हम लोग, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10, x पावर 10 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 11c4, 11c4, ठीक है 11c4। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 के पावर 11 माइनस 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/2 के पावर 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 11c4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर 11 माइनस 4 है, ये मिलेगा आपको 2 के पावर 7 इंटू 1/2 के पावर 4। अब इसको सॉल्व कर दो तो यह आ जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 11c4 इंटू 2 के पावर 3, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, ये वैल्यू आ गया 11c4 इंटू 2 के पावर 3। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट x पावर 7 के लिए, ठीक है। तो x पावर 7 के लिए समझते हैं। तो देखिए x पावर 7 के लिए आप निकालोगे, x पावर 7 के लिए देख लो। अब x पावर 7 के लिए क्या करेंगे, आप 7 से इक्वेट करोगे तो 7 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 11 माइनस r इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2, है ना, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस ऑफ ये मिलेगा -1 इंटू r, ठीक है, क्योंकि x पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको -1, है ना। ये न्यूमरेटर में कितना है 1 है पावर x का, तो ऊपर जाकर क्या होगा -1, तो -1 इंटू r, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 22 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3r, तो 3r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 15, तो r की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 5, r का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब इस r के वैल्यू के 5 के लिए हम लोग क्या निकालना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, इसका कोफिशिएंट आ गया था आपका 11c4 इंटू 2 पावर 3, मतलब 2 पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया x पावर 10 का कोफिशिएंट। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ क्या देख रहे हैं हम लोग x पावर 7, तो x पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, x पावर 7 का कोफिशिएंट हो जाएगा 11c7, 11c7, और आपको मिलेगा यहाँ पर क्या 2 पावर 11 माइनस 7 इंटू 1/2 के पावर 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 11c7, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 1/2 के पावर, तो देखिए 2 के पावर 4 है तो ये कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 3, यानी आ जाएगा 11c7 इंटू 1/8, ठीक है, 1/2 क्यों मतलब कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू 5 मिला था ना, नो 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 ये थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए r की वैल्यू 5 के लिए करना था आपको, r के क्वेश्चन r की वैल्यू 5 मिला आपको यहाँ पर, ठीक है, तो r की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 करोगे तो आपको मिलेगा 11c5 2 टू द पावर 11 माइनस 5, और ये आ जाएगा 1/2 पावर 5, ये आएगा, ठीक है। तो बेसिकली वहां से हम लिख दिए थे, लेकिन ये r की वैल्यू जो है उसके लिए हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना होता है।
तो देखिए ये आ जाएगा 11c5, ये आ जाएगा 2 to the power 6, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 2 to the power 5। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 2 पावर 5 से ये जाएगा तो आपको मिलेगा 11c5 इंटू 2। तो देखिए ये आपको वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है इन सभी, इसको क्या करना है, डिफरेंस बोला गया है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 एंड x पावर 7। तो दोनों के बीच का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए यहाँ से, तो बेसिकली हम लोग क्या देखें यहाँ पर, दोनों का कोएफिशिएंट देख लिए, अब इसका डिफरेंस आप निकालना है आपको। तो डिफरेंस आप जब फाइंड करोगे डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 11c4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस ऑफ 11c5 इंटू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 11c4 है, ये क्या है 11c5। अगर आप थोड़ा बहुत इसको चाहो तो कॉमन वन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नहीं तो आप बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो, नहीं तो अदरवाइज 11c4 है 11c5 है, तो 11c4 यहाँ से हम लोग माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 11c4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन 11c4 इंटू 2, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 11c5 डिवाइडेड बाई 11c4। ठीक है, तो देखिए 11 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 11c4 इंटू 2, 11c4 इंटू 2, ये कितना मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है आपका 4। ठीक है, 4 माइनस 11c5 11c4, ये आपको हम अभी लिखना सिखाए थे कि NCR और NCR माइनस 1 रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 11c4 है और ये मिलेगा आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिला आपको फाइनली आपको मिल जाएगा 11c4 इंटू 2। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 4 माइनस ये आ जाएगा 7/5। ठीक है, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। तो देखिए ये तो आ गया आपका क्या, कि आपके आंसर्स आ जाएंगे इस तरह से। तो आप इसको लिखोगे तो कितना मिलेगा आपको 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 7 है। तो आप इसको थोड़ा बहुत अगर चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि देखना है कि ऑप्शन किस पे में दे रखा है। या तो सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शन में मैच करा सकते हो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, या तो आप इसको अलग सेपरेटली सॉल्व भी कर सकते हो, सेपरेटली सॉल्व करके भी आंसर कर सकते हो। तो जैसे सेपरेटली आप सॉल्व करेंगे और आप आंसर करेंगे तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर आएंगे फिर भी आएंगे। ठीक है, यानी 11c4 को आप सेपरेटली सॉल्व कर लो। जैसे 11c4 का वैल्यू कितना होता है भाई, 11c4 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 2 जाए 8, 3 से 3 जाएगा, तो आपको मिलेगा 330। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 330 आ जाएगा। अब 330 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका वैल्यू हो गया 330 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 7/5, क्योंकि आंसर जो लिखा होगा डिफरेंस के फॉर्म में, तो आप डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 330 इंटू 8 माइनस ऑफ 330 इंटू 7/5। ना इसको कैंसिल करो तो ये कितना मिलेगा 5 से यह जाएगा 6 और ये हो गया 6। अब यहाँ पर मिलेगा आपको 0, 8 3 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 0 8 3 जा 24 और 8 3 जा 24 और 2 26 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 6 जा कितना होगा 42 एंड दिस वन इज 42 और 4 46। ठीक है, तो 2640 माइनस 462। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो आप, इसको आप डिफरेंस करके भी लिख लो, या इस फॉर्म में किस फॉर्म में दे रखा आंसर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहो तो माइनस कर सकते हो, माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 10 में से 2 8, दिस वन इज 7 और ये मिलेगा आपको 2178, तो 2178 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या समझे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसको आप सॉल्व करते हो सही से तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे। और ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, और ये क्योंकि 23 का ही है तो हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो आप इसको तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपको, ये रिलेटेड है किससे, जनरल टर्म से, जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो आपको दे रखा है कितना, √6:1, एंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको बिगनिंग और एंड की बात क्या है। बिगनिंग एंड का मतलब यहाँ पर समझिए कि देखिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन फाइंड करना होगा
तो बिगिनिंग मतलब जो आप फाइंड कर रहे थे, जैसे आप जनरल टर्म फाइंड करते हैं tr+1 का फॉर्मूला लगा करके, एग्जैक्टली वैसे ही फाइंड करना है। इंड का मतलब यहाँ पर क्या है समझिए, इंड का मतलब होता है कि अगर कोई टर्म आपको इंड से फाइंड करना है तो क्या आप उस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखिए डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके लिए इंड के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। पहले पहले हम लोग पोजीशन फाइंड करते हैं कि कोई टर्म अगर इंड से है तो बिगिनिंग से क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं n-r+2th टर्म। कोई मतलब नहीं उसका, आप यूज मत करो, क्योंकि उससे आसान तरीका है इंड से निकालने का। अब इसको थोड़ा समझ लो पहले कि कैसे फाइंड किया जाता है इंड से। तो देखिए अगर हम लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो आप क्या समझते हो, इसका वैल्यू होता है a² + 2ab + b², ये होता है। तो अगर हम इसका बोले आपको कि बिगिनिंग से इसका फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म क्या बोलोगे आप, a²। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है इसका, a²। अब आपको हम बोले कि तुम जो है इसका इंड से फर्स्ट टर्म बताओ, तो इंड से फर्स्ट टर्म बताने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए इसको आपको क्या करना है, b+a का होल स्क्वायर कर लो, उल्टा कर दो। b+a का होल स्क्वायर यहाँ से करोगे तो आपको मिलेगा b² + 2ab + a², है ना। अब देखिए जो टर्म यहाँ पर बिगिनिंग से था फर्स्ट टर्म, वो यहाँ पर इंड से फर्स्ट टर्म, मतलब ये कैसे कैसे हुआ, तो ये हुआ जब आप इसके पोजीशन को एक्सचेंज कर दो। तो बेसिकली करना क्या कि अगर कोई टर्म आपको पूछे इंड से, तो आप क्या करना कि सॉल्व वैसे ही करना जो आप जनरल तरीके से करते थे, बस आप इसका पोजीशन को चेंज कर देना, यानी ए की जगह बी, बी की जगह ए लिख दोगे, और आप एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड बोला है तो फिफ्थ टर्म निकालो, लेकिन इस दोनों टर्म का पोजीशन को चेंज करके। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो n-r+2h वाला, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर जगह यहाँ पर ये जो प्रोसेस आपको बता रही है हर जगह वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको बोला गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2⁴ प्लस 1/3⁴ का पावर क्या है n। यहाँ पर आपको बोला गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग फाइंड करते हैं पहले। देखिए ये फोर्थ रूट था तो इसका हम लोग 2⁴ लिख लिए, ये 3/4 रूट था, क्या लिख लिए 3⁴ अब यहाँ से फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालते हैं हम लोग। तो देखिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग जो होगा, इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको जानते हो कि tr+1 वाले फॉर्मूला में r का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ये फिफ्थ बोला है r का वैल्यू 4 लेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको nc4 2⁴ के पावर क्या हो जाएगा आपका n-4, और ये मिलेगा आपको 1/3⁴ के पावर क्या हो जाएगा 4। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तो ये मिला आपको nc4, ये आ जाएगा 2⁴n-4/4, और ये हो जाएगा 3⁻⁻1/4 का होल पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आपको मिल जाएगा nc4, ये कितना आ जाएगा 2⁴n-4/4, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 3⁻⁻1। तो ये आ गया आपका क्या, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब हम लोग को देखना है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा। तो देखिए फिफ्थ टर्म एंड कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, ये आप पहले से सॉल्व करते आ रहे हो। तो देखिए बिगिनिंग में आपको यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म निकालना है तो r का वैल्यू कम लेना होता है, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो tr+1 है, इसीलिए तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। ये फॉर्मूला हम लोग जो यहाँ पे यूज किए हैं वो है tr+1 = NCR a⁴ और x⁴r। ठीक है, इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इंड के लिए देखिए, इंड के लिए क्या हो जाएगा, तो इंड के लिए हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन को चेंज करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, तो इंड के लिए बोलेगा तो आप क्या लिख लोगे 1/3⁴ प्लस ऑफ 2⁴ के पावर कितना हो गया n। अब हम लोग निकालते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड। तो देखिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड निकालेंगे आप, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए फॉर्मूला आप सेम लगाना है, क्योंकि हम क्या किए पोजीशन को चेंज कर दिए, तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना है। r का वैल्यू 5 बोला है तो 5 ही लो, मतलब 5 ही यूज करेंगे हम लोग, r का वैल्यू 4 लेंगे। अब यहाँ पर भी r का वैल्यू 4 लोगे आप, तो आपको मिलेगा nc4, ये हो जाएगा 1/3⁴ के पावर n-4, और ये आ जाएगा आपका 2⁴ का होल पावर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हुआ, तो आपको मिला nc4, ये क्या मिलेगा आपको 3⁻⁻4/4। माइनस कैसे हुआ, तो देखिए ये 3⁻1/4 न्यूमरेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी 3⁻⁻1/4 हो जाएगा, ये मिलेगा आपको -n-4/4 इंटू कितना हो गया 2। तो देखिए अब ये दोनों जो वैल्यू आया, इसका बोला जा रहा है रेशियो, इसका रेशियो कितना दे रखा है √6:1, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का रेशियो करके √6:1 करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो आपको रेशियो पूछा गया है तो रेशियो आप निकाल दो, रेशियो फ्रॉम बिगिनिंग है ना, रेशियो क्या बोला गया फ्रॉम बिगिनिंग के लिए पहले बोला गया, तो बिगिनिंग के लिए मिलेगा आपको एनसी यहाँ पर 4,
ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 4/4, या ना पहले बिगिनिंग टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंटू बोला इसलिए बिगिनिंग को ऊपर लिखोगे आप, इंटू 3 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय NC4, ये हो जाएगा आपका 3 पावर माइनस ऑफ n माइनस 4/4 इंटू 2, और यहाँ पर इंटू 2 मतलब इसके साथ नहीं है, इंटू 2 अलग है, इक्वल्स टू √6/1। ना देखिए अब इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो ये NC4 से NC4 कैंसिल हुआ, क्या मिला आपको, देखिए 2, यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो अगर डिवाइड में हो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 पावर n माइनस 4/4 माइनस 1, है ना, यहाँ पर 2 है तो ये इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मिलेगा इंटू 3 पावर माइनस ऑफ n माइनस 4/, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस, और यहाँ पर क्या मिलेगा -1, क्योंकि ये देखिए माइनस में है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया n माइनस 4/4 और ये -1 तो -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका √6। ना इसको सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा 2 टू द पावर n माइनस 4/4, ये हो जाएगा 3 पावर n माइनस 4/4। आपको क्या मिला 2 पावर n माइनस 8/4 इंटू 3 पावर n माइनस 8/4 इज इक्वल्स टू क्या है √6। अब देखिए यहाँ पर, अब आप जानते हो एक यहाँ पे कंसेप्ट कि अगर a पावर मान लो यहाँ पर m है इंटू b पावर m है, तो आप इसको लिख सकते हो ab का होल पावर m लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पावर सेम है तब एक साथ में लिख सकते हो a पावर m इंटू b पावर m को ab का होल पावर m। तो बेसिकली यहाँ पर भी देखिए 2 और 3 पावर क्या सेम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 का होल पावर n माइनस 8/4 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा √6, मतलब इसको लिख सकते हैं 6 के पावर n माइनस 8/4 और ये हो जाएगा 6 के पावर 1/2। आप जानते हो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होता है ना, या पढ़े होगे कि a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होता है m इक्वल्स टू n होगा, ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर, आपको मिलेगा n माइनस 8/4 इज इक्वल्स टू 1/2। ना इसको फर्दर सॉल्व करो, ये 2 आपको मिलेगा n माइनस 8 इक्वल्स टू 2, n माइनस 8 का वैल्यू क्या मिला आपको 2 मिला, इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, n का वैल्यू 10 आ गया। अब n का वैल्यू 10 आ गया, हम लोग को क्या निकालना है थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आपको फाइंड करना है। तो देखिए थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये रेशियो किए, रेशियो करते चले गए और आपको सॉल्व कर दिए, n का वैल्यू कितना मिला 10। अब यहाँ पर हम लोग को थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो देखिए थर्ड टर्म क्या होगा समझिए, तो थर्ड टर्म आपको, ये तो अब इजी हो गया थर्ड टर्म फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पर आपको थर्ड टर्म फाइंड करने में इजी पड़ेगा, 2 के पावर कितना है 1/4 प्लस 1/3 पावर 1/4 के पावर कितना हो गया 10। अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है थर्ड टर्म, तो आप आर के वैल्यू क्या लोगे, आर के वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 2, आर के वैल्यू आप 2 लो, आर के वैल्यू 2 ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ से ये आ जाएगा 10c2, ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म मतलब क्या होता है t2 प्लस 1, तो 10c2 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/4, 2 के पावर 1/4 के पावर क्या हो गया 10 माइनस 2 इंटू 1/3 पावर 1/4 का होल पावर कितना हो गया 2। मैं इसको फर्दर सॉल्व कर दो, ये आ गया 10c2, 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8/4 और इंटू ये कितना हो जाएगा 3 पावर माइनस 1/4 के पावर 2। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये 2 से 2 जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लो, ये 4 से 2 जाएगा, तो आपको मिलेगा 10c2 है, तो 10c2 को क्या लिख सकते हो आप, 10c2 को लिख सकते हो 10 इंटू 9/2 इंटू 1। ना ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये आपको क्या मिलेगा 4। 3 पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ, यहाँ से 1/4 था तो ये माइनस ऑफ कितना मिलेगा आपको 1/2, 3 पावर ऑफ माइनस ऑफ 1/2, ठीक है, 3 पावर माइनस 1/2 मिल गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, आपको मिलेगा ये हो जाएगा 2 से 2, तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, है ना 18, और ये हो जाएगा या 20 इंटू 9 लिख लो इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई ये √3 आ जाएगा, तो 3 पावर 1/2 क्या होता है √3। अब इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, तो देखिए √3 से आप इसको कैंसिल करोगे, यानी √3 से रेशनलाइज कर देना, तो √3 क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 60√3, 60√3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी क्या समझे कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आप जानते हो तो आप ठीक से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, और आप यहाँ से देख सकते हो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड, ये सब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि इफ द 10 ऑफ यानी 1011 टर्म
from end in the binomial expansion of this one is 1024 times of this one 10 to 11 from the beginning then mod x। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन आप देखे और ये क्वेश्चन देखोगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ये बराबर टर्म लिख करके आपको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि बहुत हार्ड है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली सॉल्व करेंगे, आप जैसे आप पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके आप पहले इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, देन आप देख सकते हो कैसे बनाया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अब इसमें जो इंड और क्या बोला गया आपको बिगनिंग के लिए, तो यहाँ पर इस दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो कंडीशन है इसको हम लोग यूज कर देंगे। तो बेसिकली इतना टर्म्स फ्रॉम द इंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1024 टर्म्स ऑफ इतना फ्रॉम द बिगनिंग। इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको फिर पूछा जा रहा है कि मॉड एक्स का वैल्यू बता देना भाई कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा हम आपको, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन देखे ही थे आप अच्छे से, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। तो बोला गया 1011th टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल्स टू, क्या बोला गया आपको, 1024 टाइम्स द 1011th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, ये बोला गया आपको। अब ये इसको हम लोग यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इंड के लिए क्या बोले थे आपको, टर्म को आप रेसिप्रोकल करके लिखना, मतलब एक्सचेंज करके, और बिगनिंग के लिए जैसे वैसे लिख दो। अब 1011 टर्म चाहिए, 10 में 11, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे आप 1010। यहाँ पर भी आर की वैल्यू क्या लेंगे आप 1010। आर की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1010 आ जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा इंड के लिए आप करेंगे तो 2022 C 1010, क्योंकि आर की वैल्यू कितना है 10 है, 10 यानी 1010। अब यहाँ पर इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि इंड की बात किया था, फर्स्ट टर्म इसका कौन बनेगा माइनस ऑफ 5/2x, है ना। एक्सचेंज करेंगे आप तो फर्स्ट टर्म ये बनेगा, ये मिलेगा आपको -5/2x के पावर 1, यहाँ पर मिलेगा आपको 2022 -1010। यहाँ पर इसका सेकंड टर्म कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x/5 का होल पावर 1010। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो इसके लिए आप नेक्स्ट देखो क्या होगा, तो आपको यहाँ मिलेगा 1024 इंटू 1011th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो बिगनिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा 2022 C 1010। बिगनिंग मतलब सिंपल, तो आपका फर्स्ट टर्म जो है वही रहेगा, तो आ जाएगा 4x के पावर 5, 4x/5 का होल पावर हो जाएगा 2022 -1010। और जो यहाँ पर आपका -5/2x है, तो -5/2x के लिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, -5/2x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -5/2x का वैल्यू हो जाएगा 1010। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये इधर से और ये इधर से जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल होगा। अब 4x/5 को हम लोग एक साथ करेंगे और -5/2x को क्या करेंगे हम लोग एक साथ करेंगे। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -5/2x का होल पावर कितना हो जाएगा, 2022 में से 1010 को घटा दो तो क्या मिलेगा, 2 में 0 जाएगा 2, ये जाएगा 1 और 0 1, ठीक है 1012। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला आपको 4x/5 का पावर कितना है 1010 इज इक्वल्स टू 1024। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x/5 का होल पावर हो जाएगा 1012, ठीक है 1012, और इनटू क्या हो जाएगा -5/2x के पावर 1010। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, आप लोग जानते हो कि अगर बेस से मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये डिवाइड में आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको कैंसिल आप करोगे तो किस तरह से कैंसिल करोगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो टर्म है ये इससे क्या हो कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा आपको 1012 में से 10 घटाओगे तो बेसिकली 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसको आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करना क्या होता है, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि हम इसको इधर ले जाएंगे तो बेस से मतलब पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1012 में से 1010 जाकर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। इसी तरह से ये टर्म को हम अगर इधर लेके आएंगे तो 1012 में से 1010 माइनस होगा तो क्या मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा आपको,
यहाँ से आ जाएगा आपका क्या मिला, -5/2x का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू ये मिला आपको 1024, और वहां मिला 4x/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया आपको। ना इसको आप ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे तो देखो क्या होगा, ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 बाई ये आ जाएगा 4x² इज इक्वल्स टू 1024 इंटू 4 का आप देखेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x²/25। ठीक है, 16x²/25। नाउ x² को एक साथ ले आओ तो देखिए ये हो जाएगा 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64, 64 इंटू 1024 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x के पावर 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 25 का इंटू 25 क्या लिख सकते हैं आप, 25 कितना होता है 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो x के पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 पावर 6, 2 के पावर 6। ठीक है, 2 के पावर 6 हो गया इंटू 1024 को क्या लिख सकते हो आप 2 के पावर 10, तो ये कितना हो गया देखिए 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 16। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पर इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फोर्थ रूट लगाते हैं, क्या लगाएंगे फोर्थ रूट, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, इसको अगर ध्यान से करेंगे तो 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 का होल पावर 4। ठीक है, क्योंकि 4 4 जा 16 ही हो जाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए x पावर 4 लिखा हुआ है तो हमें बेस सेम करना हो, मतलब पावर सेम करना है, तो x पावर 4 आ गया। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो देखिए फाइनल आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा x के पावर 4 इज इक्वल्स टू 5/16 के पावर 4। अब पावर सेम है तो बेस को हम लोग सेम कर सकते हैं, तो x वैल्यू क्या आ जाएगा 5/16। तो ये ही आपका x का वैल्यू होगा, x बोलो या मॉड x बोलो, मॉड x इसलिए क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा 5/16। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो x वैल्यू 5/16 आया है तो बेसिकली ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो 5/16 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका बोनस मार्क्स होगा, आप इसको देख सकते हो, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में बोला गया आपको इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज अल्फा देन अल्फा का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपको कांस्टेंट टर्म, ये आप समझना है। देखिए कांस्टेंट टर्म बोले या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोले या x पावर 0 बोले, एक ही बात। अब इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको x² + 4x+4। ठीक है, तो देखिए ये हो गया x², ये x है, और यहाँ पर ये x² कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। अब ये 4 जो हो गया, आप इसको क्या बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म, या फिर क्या बोल सकते हो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखिए x नहीं है इसके साथ, इसका मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल सकते हैं, या फिर इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल सकते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल सकते हैं आप, या फिर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर इसको बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0। ठीक है, ये तीनों एक ही बात, पर जनरली क्या होता है ये पूछा जाता है या तो कांस्टेंट बोल दिया जाएगा या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला जाएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 है, ये बहुत रेयर केस में बोला जाता है, लेकिन आपको सॉल्व जो करना है वो इसी को एज्यूम करके सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट निकालना आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। तो देखिए अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको कोएफिशिएंट जैसे निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 3x² माइनस ऑफ 1/2x पावर 5 का होल पावर लिखा आपको 7। तो आप इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बोला है, कांस्टेंट टर्म का मतलब आपको क्या होता है कि आप निकाल लेना कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0। तो x पावर 0 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू
7 माइनस आर इंटू टू, है ना, x का पावर कितना है 2, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 इंटू आर, तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू 14 माइनस ऑफ 7r, यानी 7r इज इक्वल्स टू 14, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2, r की वैल्यू 2 आ गया। अब इस r के लिए हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बोलो या कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 बोलो। तो कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा आपको, तो r की वैल्यू कितना आया 2 आया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 7c2, ये मिलेगा आपको 3 पावर 7 माइनस 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। मैं इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये मिलेगा आपको 7 इंटू 6/2 इंटू 1, 3 पावर 5 इंटू 1/4, इसको सॉल्व कर लोगे फर्दर, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 7 इंटू कितना आ जाएगा 3, 3 इंटू 3 पावर 5, 3 पावर 5 कितना होता है 243, 243 यानी ये आ जाएगा 729, 7 इंटू 729 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका 4। तो बेसिकली क्या किया हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या किए, आर के वैल्यू निकाले, आर के वैल्यू क्या मिला हमें 2 मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7c2, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 पावर 7 माइनस 2 और -1/2 के पावर 2, -1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो गया 3 पावर 5। 7c2 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6/2 इंटू 1, इसको कैंसिल करो तो 7 इंटू 7 29 बाई क्या आ गया 4। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वैल्यू क्या आने वाला है, इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यानी डेसिमल के फॉर्म में आएगा ये, तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर तो ये कितना मिलेगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 63, 7 टू जा कितना होगा 14, 14 और 6 20, 5103/4, ठीक है 5103/4। अब इसको क्या करना होगा, आपको डिवाइड देना होगा 4 से, तो 5103 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से एक टाइम जाएगा 1, 1 बचेगा तो 4 2 जा 8, फिर आपको कितना बचेगा यहाँ पर 3, 3 बचेगा 3 0, तो 4 7 इतना 1 2 7, फिर आ जाएगा आपको 2 3, तो 4 5 जा 20, पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3, तो लगभग 12.7 आ जाएगा, नियरली इसके आसपास आएगा। अब आपको बोला गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू बताओ, तो देखो ये जो आया ये क्या आपका, इफ द कांस्टेंट ऑफ एक्सपेंशन इज अल्फा, ये अल्फा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1275, ठीक है 1275.7। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रीड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1275, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 0.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं होगा, या पढ़े होंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 1275, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो। तो देखिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ बोला गया नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 पावर 1/2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 पावर 1/2 प्लस 5 पावर 1/4 का होल पावर क्या है 680। तो पूछ रहा आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म क्या होगा। देखिए नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म पूछा जाए या रैशनल टर्म पूछा जाए एक ही बात है, तो आपको रैशनल या इंटीग्रल पूछे तो आपको सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस होता है जो कि हम लोग वो लगा सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कब का है 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है 2023 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं समझिए, तो जब भी आपको इंटीग्रल टर्म्स इन द इंटीग्रल टर्म पूछा जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, ये 1/2 1/4 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम ले लेना, इस दोनों का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा उसको 680 में डिवाइड कर दो, प्लस 1 करो, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 680 डिवाइडेड बाई 4, है ना, यहाँ पर 680 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा 4 से इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा आपका ये 170, तो 170 प्लस 1 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 171,
ये हो गया आपका नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अगर आपको पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेना, 3 पावर 1/2 प्लस 5 पावर 1/4 है, तो यहाँ पर इस 2 और 4 के एलसीएम लेकर के 680 में डिवाइड, जो भी रहेगा पावर उसमें डिवाइड कर देना, +1 कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान होता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, या आपको रैशनल टर्म पूछा जाएगा, आप इससे हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 4 पावर 2022 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 2023 का ये भी क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर बोला गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 4 पावर 2022 बाय 15, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो फ्रैक्शनल वैल्यू को समझो, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ इंटीजर को रीड करता है, उसी तरह से जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू को रीड करेगा। मतलब अगर हम लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.3, इसका आंसर क्या होंगे 0.3, ठीक है, इसका आंसर 0.3 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शनल पर होगा, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 4.25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है, इंटीजर वाले पार्ट को क्या कर देता है ये 0, मतलब अगर हम इसमें लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4, तो इसका आंसर क्या होंगे 0। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको ये रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को रीड करते हैं, तो जो इंटीजर वैल्यू होता है उसका वैल्यू ये 0 कर देता है। अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली इसमें जो होने वाला क्या है कि आपको एक बात दिमाग में लेके चलना है कि भाई यहाँ पर बोला गया है डिवाइडेड बाय 15 है, 15 है, तो देखिए न्यूमरेटर में इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसमें आप ये ध्यान रखना, ये जो न्यूमरेटर वैल्यू है आप ऊपर में ऐसा ही क्रिएट करना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो जितना भी इंटीजर आएगा सभी का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आपको इस तरह से इसका एक्सपेंशन करना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो क्या प्रोसेस लगाते हैं समझिए। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो हम आपको क्या बोले कि आपको करना क्या है, 15 है नीचे, तो 15 से आप डिवाइड करने का कोशिश करना है, तो 15 के मल्टीपल में इसको लेके जाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हम लोग को निकालना है 4 पावर 2022 बाय 15। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो समझिए इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो 4 पावर 2022 और ये क्या लिखा हुआ है 15, तो आप इसको लिख लेना 4 का स्क्वायर का होल पावर क्या हो जाएगा 1011 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 15 का होल पावर कितना हो गया 1011, और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15। अब इसको क्या कर सकते हो आप एक्सपेंशन कर सकते हो। जब आप एक्सपेंशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1011 C0, ठीक है, प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको 1011 C1, और ये कितना आ जाएगा 15 के पावर 1। ठीक है, फिर मिलेगा आपको 1011 C2, और ये मिलेगा 15 का स्क्वायर। इस तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 से आप डिवाइड कर दो, यहाँ पर 15 से आप डिवाइड करो, तो जब आप 15 से डिवाइड करोगे इधर के टर्म्स को 15 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, ये जो सभी है ये क्या है 15 के मल्टीपल में है, और यहाँ पर ये आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा 1/15, क्योंकि 11 इतना NC0 वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/15 प्लस ये जो वैल्यू है ये क्या दे देगा आपको 0, है ना। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये 15 के मल्टीपल में है। यहाँ पर देखोगे 15 आ जाएगा, और 15 के मल्टीपल में जो वैल्यू होगा 15 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो सभी के सभी क्या हो जाएगा इंटीजर में आएगा, और इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको ये हमेशा क्रिएट करना है नीचे वाले टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 3 पावर 200 डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इसको जो प्रोसेस हम आपको बताएं उसको ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पे क्या 8 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था 15, तो हम आपको क्या बोले ऊपर में 15 के फॉर्म में क्रिएट करो, एक्सपेंशन करो। यहाँ पे 8 है तो आप क्या करोगे 8 के फॉर्म में इसको लेके जाओगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा 3 पावर 200 बाई 8 है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 3 पावर 200 बाई 8 चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 3/200 पावर 8 चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप समझिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3 के स्क्वायर का 100 बाई 8, है ना, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरह से लिख लेंगे आप। फिर ये क्या मिलेगा आपको 9 को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 8 के पावर 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 का फ्रैक्शनल वैल्यू। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा 100 C0
100 C0 ये हो जाएगा प्लस 100 C1 8 पावर 1 प्लस 100 C2 8 का स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप 8, तो 8 से दोनों को डिवाइड कर दो। अब ये इधर के जो पार्ट है वो 8 के मल्टीपल में है, मतलब ये जो पार्ट है वो इंटीजर आ जाएगा जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा। 100 से 0 वैल्यू 1, तो 1/8 ये क्या हो जाएगा, प्लस ये जितने भी वैल्यू आएगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8। तो 1/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या करना है, 3 पावर 200 ये जो भी दिया जाए नीचे में जो टर्म रहेगा उस फॉर्म में आप इसको लेके आओ। अब इसके बाद एक्सपेंशन कर दो, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 100 से 0/8 प्लस 100 C1 8 इतना इतना। अब यहाँ पर देखिए ये जो आएगा ये क्या आएगा, सभी के सब इंटीजर वैल्यू आएगा, और फ्रैक्शनल जो है फ्रैक्शनल पार्ट वो इंटीजर वैल्यू का क्या करता है 0 कर देगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/8। तो 1/8 इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे जो आपको जेई से रिलेटेड रिसेंट 2023 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखे हम लोग, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हो, तो फिर हम आपको और भी क्वेश्चन इसमें लेके आएंगे आगे, और आपको समझाएंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बोले तो आपको इस चैप्टर में थोड़ी ट्रिकी चैप्टर है, जो आपको कंसेप्ट पता है कोएफिशिएंट निकालने उस कंसेप्ट को ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन हमेशा ईजी रहेगा। जो आप सिंपल कंसेप्ट पढ़ते हो टीआर वाला वो मत यूज़ करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कैलकुलेशन बहुत है, उसमें कई बच्चे गलत करते हैं। लेकिन आपको जो ट्रिक बताए हैं उसको आप देखे होगा, आप जितने भी क्वेश्चन किए हम सभी क्वेश्चन में वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। और ये चैप्टर के क्वेश्चन जो है ना आप थोड़ा कमांड करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये चैप्टर जनरली लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप तरीके से पढ़े हैं, थोड़ा ट्रिकी पढ़े हैं, तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बनता है। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।